नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सोमनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अपना गौरव वापस पाया। श्री राम जन्मभूमि विवाद अब समाधान पश्चात अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आंदोलन अपने चरम पर है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में ज्ञानवापी नाम की कथित मस्जिद के भीतर से प्राचीन शिवलिंग का प्रकटीकरण हुआ है और अदालत में यह प्रकरण निर्णय की प्रतीक्षा में है। मुसलमान आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त हमारे प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतिमानों को उनके गौरव के साथ प्रतिस्थापित करने के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनमें भोजशाला विवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल के दिनों में नर्मदा साहित्य महोत्सव के अंतर्गत भोज पर्व में मुझे राजा भोज की नगरी धार में राजा भोज के वैज्ञानिक योगदान पर व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ। धार नगरी पहुंचा था, अतः भोजशाला जाकर वहां की स्थिति को देखने का तथा समस्या को नजदीक से जानने का मेरे लिए अवसर था। मैंने वहां की स्थितियों को निकटता से देखा, आंदोलनकारियों से बात की, साक्ष्यों को प्रत्यक्ष देखा और विवेचित किया और अब इन सभी को आपके लिए समग्रीकृत प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस समय धार की भोजशाला में हूं। आज मंगलवार है और यहाँ सुंदरकांड करने की तैयारी हो रही है। राजा भोज की विरासत को सुरक्षित संरक्षित रखने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। इसको केवल धार्मिक आंदोलन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम अपने इतिहास को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने इतिहास को क्यों रिक्लेम नहीं करते, उसके लिए हमको पूरे के पूरे भोज आंदोलन को जानना आवश्यक है। एक प्राचीन पाठशाला जहां लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, एक प्राचीन पाठशाला जहां की प्राचीन पुस्तकों की प्रतिकृति रखी हुई है, जहां पत्थरों पर अंकित है आज भी पाठशाला। हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय छात्र अध्ययन किस प्रकार किया करते थे। दुर्भाग्य देखिए कि यह सब कुछ सतत नष्ट हो रहा है। कुछ तो जानबूझकर नष्ट भी किया जा रहा है, लेकिन न जाने क्यों आप और हम मौन हैं। विषय पर गहरे उतरने से पहले थोड़ी भूमिका आवश्यक है। मध्य भारत के विशाल परिक्षेत्र पर शासन करने वाले राजा भोज परमार या पवार वंश के नवे शासक थे। विदित है कि परमार वंशीय राजाओं ने धारा नगरी अर्थात वर्तमान धार नगर को अपनी राजधानी बनाते हुए 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक गौरवपूर्ण शासन किया था। राजा भोज की प्रतिष्ठा केवल गौरवशाली योद्धा की नहीं थी, उन्हें अद्भुत भवनों का निर्माता कहकर भी इतिश्री नहीं की जा सकती। वे तो जल संरक्षण की अवधारणा के प्रारंभिक सूत्रधारों में भी थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वस्तुतः वे सही मायनों में सरस्वती के उपासक थे, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। साथ ही धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला, नाट्यशास्त्र, संगीत, योग शास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर 84 ग्रंथ लिखे। यह परमार वंशीय शासक न केवल स्वयं अध्येता था, अपितु विद्यानुरागियों, विद्वानों, कवियों, शोधकर्ताओं, अभियंताओं, वैज्ञानिकों आदि का संरक्षक भी था। राजा भोज और विद्या की देवी सरस्वती का सह संबंध कैसा था? राजा भोज सरस्वती के महान उपासक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने अनेक भोजशालाओं का निर्माण अपने प्रशासित क्षेत्र के भीतर किया था, जहां अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था। ऐसा ही एक सरस्वती का मंदिर तथा अध्ययन केंद्र था राजा भोज विनिर्मित धार नगरी की भोजशाला। मेरु तुंगाचार्य द्वारा विरचित प्रमुख जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार धारा नगरी में जहां वर्तमान भोजशाला अवस्थित है, राजा भोज ने इसी स्थान पर माता सरस्वती का अनेक बार दर्शन और साक्षात्कार प्राप्त किया है। क्या
यही कारण है कि जैसे ही हम भोजशाला के भीतर प्रवेश करते हैं, यह पाते हैं कि मुख्य द्वार के पास दाहिनी दीवार पर काली पाषाण शिला के ऊपर कूर्म शतकम अथवा पारिजात मंजरी नाटक के प्रथम 2 अंक खुदे हुए हैं। इसमें पर्यटक बहुत आसानी से ओम सरस्वत्यै नमः का अवलोकन भी कर सकते हैं। जी, ये जो 2 शिलालेख देख रहे हैं, इनका 17 शिलालेखों का उल्लेख है, जिनमें पहला शब्द संस्कृत में ओम नमः शिवाय और दूसरे में ओम सरस्वती नमः। राजा भोज और माता सरस्वती के इस भक्तिपूर्ण संबंध को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भोजशाला के बाहर ही एक छोटा सा कुआं है, जिसे अक्लकूप अथवा सरस्वती कूप कहा जाता है। आज भी जनसाधारण की यह धारणा है कि इस कुएं का पानी पीकर जड़ बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान हो जाते हैं, मां सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। भोजशाला को कभी भारत के महत्वपूर्ण रहे शिक्षा संस्थानों में गिना जाता था। यह भी प्रमाणित है कि यहां कभी भव्य सरस्वती की प्रतिमा अथवा वाग्देवी स्थापित रही होंगी। प्राचीन साहित्य में देवी सरस्वती को विद्याधारी, वीणावादनी, भारती, महाविद्या तथा महावाणी आदि सहित वाग्देवी भी पर्याय के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। सोच कर देखिए कि सरस्वती उपासक राजा भोज की भोजशाला कितनी भव्य रही होगी, जिसे मुसलमान आक्रांताओं ने न केवल अतिक्रमित किया अपितु नष्ट भ्रष्ट भी किया है। संज्ञान लें कि भोजशाला के मुख्य गर्भगृह में वाग्देवी की श्वेत संगमरमर की प्रतिमा स्थापित थी, जो मध्यकाल में आक्रांताओं द्वारा हटवा दी गई थी। अभी अवशेष स्वरूप एक दीवार पर सफेद संगमरमर का कमल फूल उकेरा हुआ देखा जा सकता है। मैं जिस दिवस भोजशाला पहुंचा वह दिन मंगलवार का था। इस दिवस भोजशाला में शांतिपूर्ण सत्याग्रह चलता है, जिसमें धारा नगरी के आस्थावान हिंदू मिलजुल कर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कुछ देर मुझे भी इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह तो हुई मेरी बात, लेकिन चर्चा भोजशाला विवाद की है, अतः कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। पहले विवाद की जड़ को पहचानते हैं, जिसके लिए मैंने संदर्भ लेखिका मधु संजय चतुर्वेदी की पुस्तक राजा भोज और उनकी भोजशाला से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में संकलित तिथियों और घटनाक्रमों को क्रमवार देखते हैं। राजा भोज, जिनका कि राज्यकाल वर्ष 1010 से 1055 ईस्वी माना जाता है, उन्होंने वर्ष 1034 ईस्वी में धार नगर में सरस्वती सदन या भोजशाला का निर्माण करवाया एवं यहां पर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। समय बदल गया तथा वर्ष 1305 से 1401 ईस्वी के मध्य धार ने सबसे पहले मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी का आघात सहा। वर्ष 1305 में भोजशाला को नष्ट करने का कार्य मतिमंद आक्रांताओं द्वारा किया गया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय भोजशाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी खिलजी की इस्लामिक सेना का विरोध किया था। खिलजी द्वारा लगभग 1200 छात्र छात्राओं को बंदी बनाकर उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन इन सभी ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद इन विद्वानों की हत्या कर दी गई और उनके शव को भोजशाला के ही विशाल हवन कुंड में फेंक दिया गया था। वर्ष 1456 में महमूद खिलजी द्वारा भोजशाला परिसर में ही मौलाना कमालुद्दीन का मकबरा और दरगाह को बनवा दिया गया। ये आज हम जहाँ खड़े हैं, ये मात्र राजा भोज द्वारा निर्मित जो सरस्वती मंदिर पाठशाला थी, इसके गर्भगृह में खड़े हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर गुलाब चक्कर बना हुआ पूर्व की ओर, वहाँ से लेकर पश्चिम में ज्ञानपुरा गांव है, जो दोनों एरिया का 7 किलोमीटर की दूरी है। ये पूरा इस पाठशाला का एरिया था। ये तक्षशिला, नालंदा, शांतिपानी ऐसा उनका विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहाँ संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं हम संस्कृत के। ये 5000 विद्यार्थियों का आवासीय विद्यालय था। यहाँ 1250 आचार्य विद्यादान देते थे। प्रातः विद्यार्थी आते थे, इस परिसर में गर्भगृह दर्शन करते थे, यज्ञकुंड में आहुति देते थे और फिर अपने अपने आचार्य से अपने अपनी क्लास में चले जाते थे। जिस विचारधारा को लेकर राजा भोज ने इसका निर्माण किया था, उनके देहांत के 217 सालों बाद तक यह था तो कर्म क्रिया चलता रहा।
मुगल 7वीं शताब्दी में आ चुके थे भारत में, लेकिन 14वीं शताब्दी तक के राजा भोज का जो कुशल संगठक थे, उन्होंने मालवा क्षेत्र के सारे राजाओं को हिंदू नाथ में संगठित कर रखा था। जब भी उन्होंने तलवार के दम पे आक्रमण करने की कोशिश की तो वो विफल हुए। 1269 में एक फकीर आया जिसका नाम था कमाल मौलाना, जिसकी अवैध मजार बाहर बनी है। अवैध इसलिए कह रहा कि जो बाहर जो 2 गुंबज आपने देखे हैं, ये हमारे शिव जी और हनुमान जी के मंदिर हैं। जो कमाल मौलाना 1310 में अहमदाबाद में जाके मरे, उनकी जो ओरिजिनल मजार है पुराना जीपीओ कार्यालय परिसर के पास में बनी हुई है। उनके मरने के 300 साल बाद यहाँ दिलावर खां गोरी का शासन था। उन्होंने वहाँ से ईंट ला करके हमारे प्रतिमाओं को अंदर दबा करके वहाँ पर मजारें बना दी। मोहम्मद खिलजी का शासन था यहाँ पर। उस वक्त उन्होंने इस परिसर को ध्वस्त करके कई मस्जिद बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी सेना में एक राजपूत सेनापति थे मेहंदी राय करके। उनको लगा कि मैंने अपनी माँ का अपमान हुआ मेरे कारण, क्योंकि उन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उन्होंने प्रतिमा को खंडित करके बाहर जहाँ से प्रवेश करते वहाँ बंदा लेटा दिया था। उन्होंने प्रतिमा को वहाँ से निकाल कर पश्चिम की ओर गए, मुगलों ने उनको घेर लिया और उनकी हत्या कर दी। मरने से पहले उन्होंने प्रतिमा को जमीन में दबा दिया था। कालांतर में जो ईसाई देश में आए अंग्रेज, उन्होंने उसकी भव्यता को उसकी खोज निकाली। तो 1902 में मेजर किटकेट उन्होंने लंदन ले गए, जो आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है। जो राजा भोज जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी। कहते हैं कि 84 खंभों पर ये भोजशाला टिकी थी। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है, 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है, जिसमें 2 यंत्र हम आज भी देख सकते हैं जो आगे बने हुए हैं। जी। कमाल मौला मस्जिद के बगल में 4 इस्लामिक मकबरे और हैं। इनमें प्रमुख है कमालुद्दीन चिश्ती धारवी 1238 से 1330 की दरगाह, जिसको मालवा सल्तनत के दौरान बनवाया गया था। ध्यान रहे कि इन मस्जिदों दरगाहों का निर्माण भारतीय शिक्षा के प्रतिमानों और विरासतों पर हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे विष्णु स्तंभ का कुतुब मीनार में परिवर्तन कर पास के 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी। मेरा स्पष्ट मानना है कि धार की भोजशाला का विध्वंस नालंदा विश्वविद्यालय के बख्तियार खिलजी द्वारा किए गए नाश जैसा ही पापपूर्ण और घृणित कार्य था, जिसके बाद सूफी की रट और उनके योगदानों की पाठ्य पुस्तकों में रेलम पेल। सोचिए कि क्यों है। सूफी भारत में क्या दे गए, इस पर बहस से पहले हमसे क्या छीना और उस पर कैसे काबिज हो गए, यह जानना आवश्यक है। गंगा जमुनी तहजीब से गंगा को अलग, जमुना को अलग करके देखेंगे, तब ही उस तहजीब को जान पाएंगे जिसका काम तोड़ना और कब्जा करना रहा है। यही राजा भोज की महान विरासत और विद्या के मंदिर के साथ हुआ है। मुसलमानों ने भारतीय शिक्षा संस्थानों को निर्दयता से नष्ट किया, फिर वह चाहे खिलजी हो या औरंगजेब। थाली इनकी एक ही है, चट्टे बट्टे अलग अलग दिखते हैं। वर्ष 1732 ईस्वी में मुस्लिम शासन का अभिशाप कटा और धार की भूमि मराठों के अधीन हो गई। भोजशाला से मुसलमान दावे भी मराठा शासन के साथ साथ समाप्त प्राय हो गए। धार नगरी में वर्ष 1875 में पुरातत्व विभाग के श्री के लेले आदि को खुदाई करते हुए वाघ देवी की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई। उसे तत्कालीन भोपावर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकैड के द्वारा वर्ष 1880 ईस्वी में लंदन ले जाया गया। भारतीय विरासत की अंग्रेजों द्वारा की गई लूट आज भी वहां के रॉयल म्यूजियम में सुरक्षित और प्रदर्शित की जाती है, जहां वाघ देवी की संगमरमर की निर्मित इस प्रतिमा को भी देखा जा सकता है। वर्ष 1909 ईस्वी में धार रियासत द्वारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को लागू कर भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। वर्ष 1909 ईस्वी में धार रियासत द्वारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को लगाकर भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। वर्ष 1934 में इस स्थान पर अवैध कब्जे हटवा दिए गए। यहां भोजशाला नाम की पट्टिका धार प्रशासन द्वारा लगवा दी गई। यहां पर इतिश्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्ष 1935 ईस्वी में अजमेर उर्स के दौरान मुसलमान उग्र हो गए और भोजशाला को कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए उस पर अधिकार करने के लिए
उतारू हो गए। इस उग्रता से डरकर दिनांक 24/8/1935 को धार राज्य के दीवान श्री नाडकर ने शुक्रवार को भोजशाला के भीतर ही मुसलमान समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। भोजशाला के मुख्य द्वार के बाहर बेतरतीब कब्रिस्तान पनपता रहा, भूमि का अतिक्रमण होता रहा और सब कुछ डंके की चोट पर। इतने से भी शांति नहीं थी तो 21 से 23 दिसंबर 1944 को कमालुद्दीन चिश्ती का पहला उर्स हुआ और इसे दंगे में परिवर्तित कर दिया गया। अब धार नगरी के जागरूक नागरिकों ने इस गुंडागिर्दी के विरोध में अपना स्वर उठाना आरंभ कर दिया था। वर्ष 1952 से इतिहास, शोध, साक्ष्य संकलन आदि के माध्यम से सनातन मान्यता ने अपनी विरासत पर दावा किया और भोज उत्सव को मनाना आरंभ किया। भोजशाला में सरस्वती जन्मोत्सव की यह शुरुआत केशरमल सेनापति, प्रेम प्रकाश खत्री, वसंतराव प्रधान, ताराचंद्र अग्रवाल आदि गणमान्य इतिहास के प्रति जागरूक नागरिकों ने की थी। 29 नवंबर 1952 को भोजशाला को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। 1988 को भोजशाला में एक प्रतिमा पाई गई जो धार संग्रहालय को सौंप दी गई। 1994 को सनातन मतावलंबियों ने भोजशाला पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए सभी घरों पर केसरिया ध्वज फहरा दिए। वर्ष 1995 को शिवसेना के जिलाध्यक्ष द्वारा भोजशाला में झंडा फहराने का प्रयास किया गया जो प्रशासन ने होने नहीं दिया। फरवरी 1995 को लगभग 50 व्यक्तियों के एक समूह ने भोजशाला में प्रवेश कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। 23 अप्रैल 1995 को हिंदू और मुस्लिम समुदायों के मध्य एक आम सहमति बनी कि शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं और मंगलवार को हिंदू हनुमान चालीसा। 11 अगस्त 1996 से 13 दिसंबर 1996 का समय घटना प्रधान रहा था। प्रतिबंधों के बाद भी मुस्लिम समुदायों ने 2 बार अपने मृतकों के शवों को भोजशाला परिसर में ही दफनाया। इससे दोनों ओर से पथराव की घटनाएं हुई और अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लग गया। उर्स को भी स्थगित करना पड़ा। आंदोलनों का ही प्रतिफल था कि प्रशासन द्वारा भोजशाला के निकट के कब्रिस्तान को 9 मई 1997 को बंद करने का आदेश देना पड़ा। भोजशाला के भीतर ही एक कमरे में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति का अवैध कब्जा था। उससे प्रशासन ने कक्ष 12 मई 1997 को खाली करवा लिया। सोच कर देखिए कि यह जानते हुए भी कि स्थान देवी सरस्वती की आराधना का स्थल भी माना जाता है, मांस मछली की दुकानें इस स्मारक के साथ लगा करती थी। इसे भी 20 जनवरी 1997 को हटवाने के लिए प्रशासन बाध्य हुआ। 12 मई 1997 को ही प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रति शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। प्रति वसंत पंचमी को हिंदू समुदाय के लोग प्रार्थना कर सकते हैं। शेष दिन यह स्थान संग्रहालय की तरह जन अवलोकनार्थ सशुल्क खोला जाएगा। विरासत, सनातन योद्धा और अध्येता भोज की और साप्ताहिक प्रवेश का अधिकार मुसलमानों को, जबकि हिंदुओं के लिए साल का केवल एक दिन। इस निर्णय पर पुरातत्व विभाग द्वारा भी 5 फरवरी 1998 को मुहर लगा दी गई। यह असंतुलित निर्णय था जिसमें प्राधिकारी को ही बेदखल कर दिया गया था, इसलिए असंतोष तो बढ़ना ही था। आंदोलन उग्र होता गया। विशेष रूप से वर्ष 2002 से 2003 के बीच आंदोलन में लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली, जाने गई। इस बीच रथ यात्राएं निकाली गई और जैसे जैसे आवाज तीखी हुई, प्रशासन को अपनी भूल समझ में आने लगी। 7 अप्रैल 2003 को हिंदुओं को प्रति मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक निःशुल्क प्रवेश व पूजा अर्चना की अनुमति प्राप्त हो गई। उन्होंने देखा कि पता लगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये हिंदू बने हुए हैं। उन्होंने देखा कि राजा भोज जो कोई मालवा में हुआ है, तो उन्हें ऐसा केंद्र खड़ा करा कि वह हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं। और इसी मानसिकता को उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और जो आक्रमण करने पर जो नगर को जला के नष्ट कर दिया, विद्यार्थी की हत्या कर दी, तो आचार्य धर्म को इस पैसे में खड़ा कर लिया कि अगर ये यहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक निकलते हैं, अगर ये आचार्य इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो यहाँ से इस्लाम का प्रचार केंद्र चालू हो जाएगा।
पर उन आचार्यों ने सर संघर्ष किया, सबके सर कलम करके इस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। 1305 से ये पूजन बंद था और पुरतेवा खंडी के भाग कर दिया था, जो 816 साल बाद हमें 8 अप्रैल 2003 को अधिकार मिला है कि हम अंदर बैठ के पूजन कर पा रहे हैं। हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, 1700-1800 कार्यकर्ताओं पर 302 से लेकर हर धारा में प्रतिबंधित किया गया, तब जाकर हमको ये अधिकार मिला है कि हम अंदर बैठ के पूजन कर पाते हैं। जो फूल चढ़े हमारे सिर पर ही चढ़े की मानसिकता से काजी मोइनुद्दीन ने इस अनुमति के विरोध में याचिका डाली, जिसे खारिज कर दिया गया। वर्ष 2013 तथा 2016 में दोनों समुदायों के मध्य अत्यधिक तनाव की स्थिति तब निर्मित हुई थी जब वसंत पंचमी का दिन शुक्रवार को पड़ा था। 12 फरवरी 2016 को तो पुलिस ने वसंत पंचमी पर दर्शन करने पहुंचे लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ और बाद में पुलिस सुरक्षा में 25 लोगों को पुलिस वाहन में लाकर नमाज पढ़वाई गई। स्वाभाविक था यह कदम विवाद उत्पन्न करने वाला था। नवीन प्रगति यह है कि भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सर, सरकार वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटिश संग्रहालय से ला पाएगी इधर? पिछले दिनों एक आशा का दीपक जलाया मुख्यमंत्री ने कि मैं सार्थक प्रयत्न करूंगा, चुनावी साल है, तो हम तो उनसे आग्रह है कि भोजशाला पे राजनीति करो खूब, पर मां वाग्देवी पे राजनीति हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी जी। उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कुछ अधिकारियों को बुलाया था। जे साई दीपक जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उनको उन्होंने बुलाया था और गवर्नमेंट के जितने भी एम्बेसडर है सबसे उन्होंने 5 तारीख को जो है 5 नवंबर को चर्चा करी थी कि इसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करके और कैसे वापस लिया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि सीएम साहब केवल घोषणा ही करके गए, क्योंकि मैं खुद जुड़ा हुआ था उस कार्यक्रम से, तो व्यक्तिगत तौर पर 5 तारीख में भी जो आए थे जे साई दीपक, उनसे भी मिले थे। तो वो आने का उनका मोटो यही था कि जो घोषणा करी है उसको कैसे सार्थक किया जाए, तो उसके प्रयास में वो लगे हुए। पर एक अकेला व्यक्ति प्रयास करे उससे संभव नहीं है। हमारी संख्या और यहाँ पे भी और यूरोप में भी बहुत है। अगर वहाँ पे भी लोग उसके लिए आंदोलन करते हैं तो प्रतिमा लौटाना, क्योंकि हमारा अधिकार है उसको लेना, तो लौटानी ही पड़ेगी। इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर करते हुए केंद्र, राज्य, पुरातत्व विभाग सहित जिला प्रशासन व भोजशाला से जुड़ी सभी समितियों को नोटिस जारी किए हैं, जिससे कि सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सके। महत्वपूर्ण है कि ज्ञानवापी प्रकरण में चर्चित हुए वरिष्ठ एडवोकेट हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन द्वारा इस प्रकरण में भी रुचि ली गई है। हम सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा रख सकते हैं। हाल के दिनों में ब्रिटिश संग्रहालय से वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाकर भोजशाला में स्थापित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हेतु प्रयास करने के संकेत दिए हैं। मुझे अपेक्षा है कि हमारी यह विरासत अपनी गरिमा और गौरव को पुनर्प्राप्त कर सकेगी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।